Students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 1, when, where and how. So let's start the remaining paragraph. Religious literature means dharmik sahitya. Religious literature including epics like the Ramayana, Mahabharata, Vedas and Upanishads tell us about our religion and culture, about right and wrong action, about our duties and responsibilities. यानी कि जो धार्मिक साहित्य है उसमें शामिल होते हैं कुछ ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद एंड और उपनिषद। तो ये हमें बताते हैं हमारे धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में कि हम क्या सही और गलत कर रहे हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ और जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके बारे में बताते हैं। The religious books of the Jains and the Jataka tales of the Buddhist also give us information about the Jainism and Buddhism. तो जो हमारी एक धार्मिक बुक है, मतलब जो जैन्स की बुक्स जो है वो, जिसमें जटाका टेल्स कहानियों की पुस्तक है जो कि ऑलरेडी पहले से ही बुद्धिस्ट को दी गई है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में। यानी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सारी उसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी धर्मनिरपेक्ष और गैर धार्मिक साहित्य। ऑल राइटिंग एक्सेप्ट द रिलीजियस राइटिंग्स आर कॉल्ड सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि जितने भी जो लिखित धार्मिक वो हैं लिखे हुए ग्रंथ वगैरह, तो उन्हें क्या है धर्म निरपेक्ष कहा जाता है या फिर गैर धार्मिक साहित्य कहा जाता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन travelers' biographies of kings, stories, poem, play, books on medicine, science and politics, etc. are non-religious literature. Plays written by Kalidasa, the Astra Shastra by Acharya Chanakya, also known as Kautilya, the Indika by Meghasten's accounts of Fine and Hunsang and the Sangam literature, etc. तो यानी कि जो फॉरेन यात्री थे, जो उनका जो अकाउंट्स था उसमें काफ़ी बायोग्राफीज़ लिखी हुई थी, राजाओं के बारे में उनकी स्टोरीज़ लिखी हुई थी, और पोएम और नाटक इस तरह की, और कुछ बुक्स दवाइयों के बारे में, साइंस और राजनीति के बारे में भी लिखी गई थी। तो ये सभी जो बुक्स हैं वो रिलीजियस लिटरेचर है, यानी कि जो धार्मिक साहित्य है। और बाद में नाटक भी लिखा गया कालिदास के द्वारा। अस्त्र जो अर्थशास्त्र है वो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जिन्हें बाद में कौटिल्य के नाम से भी जाना गया था। और इंडिका जो था वो मेघाथिन के नाम से उनके द्वारा लिखा गया और उनके अकाउंट में डाला गया। फाइन एंड ह्यूनसैंग जो थे, उन संगम लिटरेचर यानी संगम साहित्य लिखा गया उनके द्वारा। Are some of the examples of secular literature belonging to ancient period. Majority of these ancient books were written in Sanskrit, Prakrit and Pali language, especially in North India. अब ये सारे एग्जाम्पल जो हैं जो कि धार्मिक साहित्य से संबंधित हैं पुराने समय में, और एक मेजॉरिटी इन सारे जो पुरानी बुक्स हैं, ये जो किताबें हैं वो लिखी गई संस्कृत, प्राकृतिक और पाली भाषा में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। While Tamil was used in South India, all these literally sources provide us detailed information about the political, social, economic and religious life of a particular period. अब यहाँ पर क्या है स्पेशल, वहाँ पर जहाँ तमिल को भी यूज़ किया गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो उसमें क्या है कि जितने भी साहित्य स्रोत थे वो प्रोवाइड कराए गए, सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, जानकारियाँ दी गई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक वहाँ की जो लाइफ थी उस समय में उसके बारे में सभी सूचनाएं दी गई। नेक्स्ट है द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चित्रमय ढांचा। हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स, यानी कि जो इतिहास है वो पूरा ही बहुत बड़े रूप से प्रभावित हुआ था हमारे भारत का जो चित्रमय ढांचा जो एक बन गया था, जो भूगोलिक लोकेशन से काफ़ी प्रभावित हुआ था, और इसके वाकई में काफ़ी संगठित तत्व भी हैं। Indian history is also greatly influenced by its geography. India is surrounded by a sea on three sides.
It is protected by the Himalayas in north, but there are several mountain passes or passages through which people from Central Asia, Iran and Afghanistan keep coming into India. यानी भारत जो है वो बड़े पैमाने से प्रभावित हुआ है, हमारी भूगोल से काफ़ी प्रभावित हुआ है। और भारत जो है वो घिरा हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र से, 3 साइडों से, और जिसे प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है हिमालय जो नॉर्थ में है। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो हैं, कई पर्वत हैं जो वहाँ से पासेस करते हैं और जहाँ से लोग सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान आते हैं भारत। India is also a land of rivers. These rivers provided India with plenty of fresh water and extensive fertile plains. The first settlements and the earliest cities developed on the banks of these rivers were Indus, Ganga, or Narmada. India has a long coastline, and since the time of Indus Valley civilization, it has established trade relationship with अदर कंट्रीज़। अब भारत जो है वो लैंड है नदियों का भी। अब यहाँ पर जितनी भी रिवर्स है वो हमें फ्रेश पानी प्रोवाइड करवाती हैं और यहाँ पर जो है फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि को भी बढ़ाती हैं। तो ये एक फ़र्स्ट सेटलमेंट है, पहले जो शहरों में डेवलप किया गया था, इन नदियों को काफ़ी विकास किया गया था इनका, जैसे कि इंदुज़, गंगा और नर्मदा नदियों को। और यहाँ पर क्या है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है जो इंडो वैलीज़ के समय सभ्यता में थी और इसे संगठित यानी स्थापित किया गया किसके लिए, व्यापार रिलेशनशिप के लिए, जो दूसरी कंट्रियों के द्वारा किया जाता था, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार किया जाता था। द लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑल अलोंग द नॉर्थन बाउंड्री protects India from the severe cold waves from the north, creating a distinct climatic regions. यानी कि यहाँ पर एक बहुत लंबी चेन है, काफ़ी सारे पर्वत हैं जो कि 7 नॉर्थन बाउंड्रीज़ हैं और वो उसकी काफ़ी रक्षा करते हैं। जो ठंडी लहरें आती हैं जो यानी कि नॉर्थ से क्रिएट होती हैं, उत्तरी तरफ से क्रिएट होती हैं अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से। पीपल ऑफ इंडिया, their food, clothes, customs, traditions all evolved in these conditions. Thus, it is greatly influenced by its geography. यानी कि जो भारत के लोग हैं उनका खाना, कपड़े, रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी चीज़ जो है वहाँ की कंडीशंस पर आधारित है, बेस्ड है, और इसीलिए ये बहुत पूरी तरीके से प्रभावित है वहाँ की भूगोलिक स्थिति से।